करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो पिछले पार्ट में जो आपने बात करी थी आनंद गिरी जी के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? गिरी और नरेंद्र गिरी महाराज जी की बात की थी। उसके अंदर हमने ये कभी नहीं कहा कि वो दोषी हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी कोर्ट फाइनल करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो वो हमने आरोप नहीं लगाया, हम खुद जज बनने की कोशिश हमने कभी नहीं की और हम इस गोली सोडा के मन से कभी भी ऐसा करेंगे भी नहीं कि हम जज बनेंगे। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे ऐसे मीडिया जो पहले ही जज बन के अपना डिसीजन दे देती है। किसी को भी कोई राइट नहीं है किसी के बारे में जजमेंट देने का। ओपिनियन देना अलग चीज़ है, अपना व्यू रखना अलग चीज़ है, विरोध करना भी एक अलग चीज़ है, सपोर्ट करना भी एक अलग चीज़ है। और बट जजमेंट दे देना कि वो ऐसा ही है, और ख़ासकर किसी कोई इन्वेस्टिगेशन किसी के ऊपर बैठी और आपने जजमेंट दे दी कि हाँ वो ऐसा ही है, तो वो गलत बात होती है और हमने ऐसा न किया है और ना आगे करने वाले हैं और ना भी कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि ये आनंद गिरी के ये जो इनका पैसे का मामला है, क्या है, क्यों उछल रहा है पैसे का इतना मामला? तो सबसे पहली बात ये कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आनंद गिरी ही कातिल है या गुनहगार है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका जो भी आएगा उससे पता लग जाएगा। बट पैसे का मामला ज़रूर है कि पैसे का तो बहुत बड़ा एक पूरा उनका रियल एस्टेट है और बहुत सारी ज़मीनें हैं, फ़ंड है और आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो जहाँ पैसा होता है, जहाँ गुड़ होती है वहाँ मक्खी आती है, ठीक है। हनी बी भी आती है, मक्खी भी आती है और गुड़ पे ही मक्खी बैठती है। तो जो पैसों का जो भी साम्राज्य होता है वहाँ पे मक्खी जैसी कुछ एलिमेंट्स आ जाती है। प्रारंभिक दृष्टया अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हैं तो हमें ये लगेगा कि बाबा जी यानी कि उनके शिष्य आनंद गिरी महाराज, नरेंद्र गिरी उनके नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज दोषी है। बट ऐसा नहीं है। सुसाइड लेटर में उनका नाम मेंशन किया गया है। एक सोए हुए हनुमान जी की प्रतिमा की जो मंदिर है उससे संबंधित जो पुजारी थे और उनके पुत्र थे उनका भी नाम आया है। हो सकता है बहुत बड़ी साजिश हो, तो इसीलिए हम इसके अंदर कुछ अपनी तरफ से कुछ फाइनल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैंने एक बात ज़रूर कही थी और जिस पर मैं अभी भी कायम हूँ कि बाबा को अपना शिष्य बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। ये एक सार्वजनिक मुद्दा है और कई बार ऐसा हो चुका है कि मजबूरी में, हमारे जो लास्ट वीडियो का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि मजबूरी में शिष्य ना बनाए, न कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम किसी शिष्य को या इस करंट अफेयर में आनंद गिरी को ब्लेम करना हमारा उद्देश्य। आपने बताया था व्यवस्था में गुरु जी ने अपने शिष्य को बनाया है, तो व्यवस्था एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, व्यवस्था है, मजबूरी है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो मैंने उसमें बात को क्लियर किया था वीडियो में, आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जहाँ पे इतना पैसा आ जाता है वहाँ पे ऐसी समस्याएं होती हैं और बहुत बड़े बड़े साजिशें और बहुत बड़ा षड्यंत्र भी बैठता है। तो ये हो सकता है कि इनोसेंट हो। साथ साथ में आपको मैं बात एक चीज़ और जोड़ दूँ इसके साथ। क्या आप कहना चाहोगे कि आनंद गिरी निर्दोष हैं? क्या ये कहना सही रहेगा अभी के समय से? अभी तो बिल्कुल नहीं रहेगा ये सही। दोषी कहना भी सही नहीं रहेगा और निर्दोष कहना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये कोर्ट का काम है। जजमेंट देना जज का काम होता है, हमारा नहीं होता। और मैं इस पर हमेशा गौर करता हूँ कि आपको कभी भी किसी पे जजमेंट तत्काल नहीं देना चाहिए। मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, आनंद गिरी की जो पोस्ट होती हैं इंटरनेट में, इतनी सारी फ़ोटोज़, ऐसी फ़ोटोज़ जब उनके फॉलोअर्स देखते हैं, उनके हेटर्स देखते हैं, उनके मन में किस तरह के ख्याल आते होंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। हाँ। तो जैसे लॉकडाउन में एक बाबा का नाम आया था और सुनने में आया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके फॉलोअर्स जमाती बोल के बहुत, और उन्होंने कोरोना को स्प्रेड किया, लोगों तक पहुंचाया और बहुत मिसबिहेव किया नर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और वो चीज़ बहुत वायरल हुई। सोशल मीडिया पे भी हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हुई। बाद में बातें आई गई हो गई, लोगों ने फिर मोदी को गाली लगाना शुरू कर दिया कि भाई मोदी ने कोरोना फैलाया है, वो हूम सूम क्या क्या है जो भी है तो उसमें कोई फोकस नहीं करता। तो क्या होता है कि जनता कई बार मेन मुद्दे से भटक जाती है। जिस दिशा को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है उसी दिशा में वो बह जाती है। तो कुछ कहीं ना कहीं हमें दिशाहीन नहीं होना है और स्थिर रहना है। अब मैं आपकी बात का आंसर करता हूँ, ये एक भूमिका थी। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हैं कि आसाराम के इतने सारे एविडेंस आने के बाद भी वो गलत नहीं है? हाँ, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आसाराम गलत
हैं या नहीं है, ये दोनों बात नहीं कह रहा हूँ। मगर एविडेंस बट तो आ चुके हैं, हाँ हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। सब कुछ प्रूव हो मैं गया मानता है, हूँ, सारी कार्रवाई हो गई। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आरोप लगा था कि वो मैच फिक्सिंग का आरोपी माना गया था। 2 साल तक उसकी टीम चेन्नई सुपर किंग बैन रही है, नई टीम बनी थी पुणे वॉरियर्स, उसके थ्रू वो खेले हैं। तो वो फिर बरी हो गए, आरोप सारा खारिज हो गया। क्या फिक्सिंग सिर्फ एक महेंद्र सिंह धोनी ही करता है पूरे आईपीएल में, पूरे क्रिकेट जगत में? फिक्सिंग तो बहुत बड़ा सर्किट है, बहुत बड़ी सर्किट है, बहुत बड़ा चैनल है, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही करता है। और मुझे तो लगता है धोनी तो बहुत सही है, फिर उसको सही आदमी को फंसाया जाता है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है और ये भी एक साजिश है, और साजिश के तहत ये सब होता है कि सीधे आदमी को अगर आप एम कर दोगे तो बरी हो जाएगा, उस चक्कर में बाद मामला ठंडा हो जाएगा, दूसरे बंदे भी शांत हो जाएंगे, उनको भी नहीं पकड़ा जाएगा। ये भी होता है, कई बार ऐसा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि सीधे आदमी ने आपकी बात नहीं मानी तो उसको फंसा दो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आसाराम जी सही ही थे या गलत ही थे, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि हमें इन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमारी आंखें भी खुली होनी चाहिए। मैंने उनके ऐसे फॉलोअर्स भी देखे, उनकी बात भी सुनी है, जो उनके साथ रहते थे, ये साजिश है। और मैं उनको भी 100% सत्य नहीं मानता, और मैं उनके मिले हुए, उनके अगेंस्ट मिले हुए एविडेंस को भी 100% सत्य नहीं मानता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया अंतर्यामी नहीं है, कोर्ट एंड कचहरी भी अंतर्यामी नहीं है, जज भी अंतर्यामी नहीं है। जो उनके सामने आता है, चाहे सच या झूठ, एविडेंस के थ्रू वो निर्णय देते हैं। तो इसीलिए एक एंगल हो सकता है कि आसाराम बापू भी सही हो, क्योंकि साजिश का तो दौर है, जहाँ पैसा है, जहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ बहुत सारे लूज पॉइंट भी मिल जाते हैं, लूज पॉइंट्स मिल जाते हैं कि भाई उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, तो हो सकता है इस काम में भी इन्वॉल्व हो, या कुछ ऐसे चीज़ों को साथ में ला दी जाती है, जोड़ दी जाती है। एडिटिंग तो खूब चल रही है आजकल, मैं ये भी नहीं कहता कि एडिटिंग हुई ही होगी, बट कोई भक्त गया, कुछ हुआ, बना नहीं बना, चलो 1% मान भी लिया कि कोई गलत भी था तो उसको एक्सपोज कर दिया। और भी बहुत सारे परंपरा के लोग खूब गलत कर रहे हैं, उनको कोई एक्सपोज नहीं करता। इस सेलेक्टिवनेस की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें जो मीडिया दिखा देती है उसी पे हमें फोकस करके, उसी के आंखों बंद करके उसको फॉलो कर लेना गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए ना मैं ये कहता हूँ कि आसाराम जी गलत थे, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो सही ही थे। हो सकता है वो सही भी हों, ये मेरा एक एंगल है, उसको गलत ही मान लेना गलत है। बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि धर्म संप्रदाय, मठ, मंदिर समिति, उनसे रिलेटेड कोई भी कमेटी, उससे रिलेटेड कोई लोगों के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हम एक मानसिकता बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि गलत ही होगा। ये हमारी नेगेटिविटी है। फॉलोअर्स बहुत सारे अभी भी कहते हैं कि वो दोषी नहीं है। पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है अब मुझे हवालात में जाना पड़ेगा। वो अपनी भाषा में उन्होंने बोला था, तो उनको कुछ इंट्यूशन आया होगा, या जो भी है उनका कुंडली में योग होगा, वो उस चीज़ के ज्ञाता है, तो उनको पता लगा हो कि मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो साजिशन तहत होती है। अब जैसे मैंने जमातियों का नाम लिया, उसको भी मीडिया ने दिखाया था, बाद में उसको कवर करना छोड़ दिया, क्यों कर दिया पता नहीं, बट वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। उनके साथ पत्राचार होता था, उनसे फ़ोन से कैसे कांटेक्ट होता था किसी मीडिएटर के थ्रू। पुलिस ये भी कहती थी कि हमें पता है कहाँ पे, बट हम उनको नहीं पकड़ सकते, खास समुदाय के लोग भड़क जाएंगे, हिंसा भड़क जाएगी, ये पुलिस की मजबूरी है। आप समझो, मेरे को लगता है ये एक कम्युनिटी का मामला है। हाँ, कम्युनिटी का मामला है। उससे उनकी मानसिकता पे, उनके इमोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी भावनाओं के साथ क्या गुजर रही होगी। जैसा आसाराम बापू के फॉलोअर्स के साथ अभी भी गुजर रही है, वैसे उनके फॉलोअर्स के साथ भी गुजर रही होगी। वो भी एक संत है, वो भी जूझ रहे हैं किसी न किसी। हाँ, वो भी एक परिस्थिति से का सामना कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जो फॉलोअर्स है, गहरी बात है जिसको आप नोट कर लो, आज बहुत गहरी बात है। आप किसी भी धर्म गुरु के संप्रदाय को, भगवा को, वाइट को, ब्लैक को, उसके संप्रदाय को देखकर अगर पार्शलिटी करते हो तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी ज़्यादती है। करंट अफेयर के साथ हम कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में भी खुलासा करेंगे, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता लगेगा। जैसे मौलाना साद के फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो तो अरेस्ट भी नहीं हुए, और वो कॉन्फिडेंट हो गए कि वो जो करते हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो उनको कुछ होने वाला नहीं है। दो संप्रदाय के फॉलोअर्स के ऊपर क्या गुजर रही है देखो आप। राम रहीम के फॉलोअर्स के ऊपर क्या गुजरी, उसको अभी भी लोग सही मानते हैं। मैं अभी भी नहीं कहता कि वो सही है गलत है, ये इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, निर्णय भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका होगा, फिर भी
अगर हमें पता है कि मौलाना साद गलत है तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठी? क्या मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो इस राष्ट्र की मजबूरी सिर्फ मेरी आपकी नहीं है, सबकी मजबूरी है ये है मुद्दा असली। आपको इस बात पे आपको फोकस करना चाहिए। और हम अगर महाराज आनंद गिरी जी की बात अच्छे से सुने जो वे लोगों के आपको मैं दिखाऊं? सर एकदम सर मतलब भगवान को गाली देते हुए फोटो है, किसी को किसी भी धर्म को गाली देते हुए फोटो है, तो आपराधिक कृत्य है सर। वो आप धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने की धाराएं हैं सर। मेरा वही कहना है कि चूंकि हम धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और ऐसे हमले होते रहते हैं तो उनको हमें फेस करने की आदत है। और आपको कहना है कि इसी सब वजह से एप्पल जूस और शराब वाला कंफ्यूजन हुआ था टाइप का। कंफ्यूजन लोगों ने किया और उसी पे लोगों ने एसोल्टिंग को भी रेप का चार्ज बना दिया और छोटे छोटे साइड उठा करके उसको अलग ढंग से उठा करके कैसे कैसे प्रस्तुत किया। ने कहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र ग्रुप बैठा हुआ है इस देश के अंदर जो हम जैसे भगवादारियों के पीछे षड्यंत्रकारी कार्य करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसी पार्शलिटी क्यों? मैं नहीं कहता कि मौलाना साद गलत है, मैं नहीं कहता कि उनके जमाती गलत है, बस मैं ये कहता हूँ कि पार्शलिटी क्यों? अगर गलत है तो गलत हो सकते हैं, कहो। अगर है तो उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। सिर्फ एक सेलेक्टिव भगवाधारियों के ऊपर ही क्यों बैठती है, या उनको ही बदनाम करने के लिए एक पूरा मीडिया पीआर टीम काम क्यों करती है? और उन्होंने ये अपनी बात कही और उनकी बात मुझे अच्छी लगी है कि वो कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? मीडिया में ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है। तो ये एक मुद्दा है और ये करंट अफेयर नहीं, करंट प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ कि हम किसी का विरोध करने में भी या इन्वेस्टिगेशन या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने में भी हम बहुत सेलेक्टिव है। और जो कांड होते हैं ये सनातनी बाबाओं के साथ ही क्यों होते हैं? अब इस माध्यम से ये मैं नहीं कहना चाहता कि सनातनी बाबाओं के साथ और दूसरे परंपरा के बाबाओं के साथ भी ऐसा कांड हो, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए। सनातनी बाबाओं के साथ जो कांड हो रहे हैं वहाँ और दूसरी जगह भी हो सकते हैं, बट वो दबा दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। और आपने फॉलोअर्स की बात की है तो उनके फॉलोअर्स भी अभी इमोशनल कहीं ना कहीं हार्ट हुए होंगे, उनको भी लगा, धक्का लगा है। इवन डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने भी खेद व्यक्त करा। एक दिन पहले उनसे मिल के गए हैं, संगम में स्नान किया, उनसे मिल के गए, पोहे की बात हुई है। आप उनका करंटली जो भी स्टेटमेंट आया उनको आप देख सकते हैं। बड़े हंसी मिजाज से उन्होंने बात करी है। उनके वसीयत में आनंद गिरी का नाम आ रहा था, तो हो सकता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो। उनका नाम लिख के 7 पन्नों को सुसाइड लेटर लिखा दिया हो, जिससे एक दिन पहले वो खुश नज़र आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में काम कर रहा है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये फल फूल रहे हैं? क्यों सेलेक्टिव लोग रिप्रेजेंटेटिव बाबाओं के फॉलोअर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं काम करने में और बाबा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और यहाँ पे हम सनातनी मात खा जाते हैं। इसमें पैसे का क्या रोल है? पैसे का क्या हिसाब किताब है? पैसे का तो रोल सब जगह ही है भैया। जहाँ पे बाबा है, जहाँ पे साम्राज्य है, चाहे किसी भी संप्रदाय के, पैसे का रोल तो हर जगह ही है। वहाँ दान आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन सिर्फ पैसे का रोल उनके शिष्य तक नहीं है। पैसे का रोल और इर्द गिर्द के मक्खियों तक है जो उनके ऊपर बिन बिना के बैठी हुई है और वो कब्जा करना चाहती है। पैसा तो सबसे बड़ा खेल है। बिना पैसे के लिए कौन करता है, ये बताओ आप। तो ये जो सुसाइड लेटर है उसमें जो नाम मेंशन करें, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक रहस्य, जो पर्दा शायद मुझे लगता है उठने वाला है, तो वो भी बताएगा कि सोए हुए हनुमान मंदिर के महाराज की इसमें इन्वॉल्वेशन है, या उनके पुत्र की है, या आनंद गिरी महाराज की जो सुसाइड लेटर में लिखा गया है, या फिर कोई और काम करके चला गया बंद कमरे में कैमरा खुलवाने के बाद। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, हमें और फॉलोअर्स को और मीडिया को सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में आपके हिसाब से फिर आज का कंक्लूजन क्या है? देखो, आज का कंक्लूज़न हमारा ये है कि फॉलोअर्स को, मीडिया को, हम आपको जो फॉलो भी नहीं करते, मीडिया में भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते बट इस केस से इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, और बाबाओं के से इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों से ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि वो कभी भी अंतिम सत्य ना माने। आसाराम बापू को भी अंतिम सत्य ना माने कि वो गलत थे, ये ध्यान रखना, क्योंकि षड्यंत्र बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और आनंद गिरी को अच्छे तक सुनिए। और लास्ट में उन्होंने एक उल्लेख किया है कि बाबाओं के पीछे षड्यंत्र होता है, उस षड्यंत्र के माध्यम से बहुत कांड होते हैं और बहुत विरोध भी होता है और बहुत सारे गुनाह को अंजाम दिया जाता है। हो सकता है उस षड्यंत्र का ये हिस्सा बना हो सकता है यहाँ भी लगाता हूँ। अंतिम सत्य ये भी नहीं है, तो इसीलिए स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। धन्यवाद।